नमस्कार, डिजाइन न्यूज के खास कार्यक्रम ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। जेई मेंस की बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जब बात आईआईटी इंस्टीट्यूट में या आईआईटी संस्थानों में एडमिशन की हो तो बेहिचक जो पहला नाम जहन में आता है, ध्यान में आता है, वो है फिटजी का। फिटजी का जो सक्सेस रेट है वो ये साबित करता है कि ज़्यादातर बच्चे जो आईआईटी में सिलेक्ट होते हैं वो फिटजी की ट्रेनिंग में और फिटजी में पढ़कर ही सिलेक्ट होते हैं। क्या वजह है फिटजी की सक्सेस रेट की, ये जानने के लिए आज हमने फिटजी के सेंटर हेड और मैनेजिंग पार्टनर अतिल अरोड़ा जी को बुलाया है। लंबे समय से वे फिजिक्स की टीचिंग कर रहे हैं, लंबे समय से वो फिटजी के साथ जुड़े हुए हैं और उन्हें अनेक ऐसे बच्चों का संरक्षक और मेंटर होने का सौभाग्य प्राप्त है जिन्होंने ऑल इंडिया रैंकिंग हासिल की है। 1, 3, 6, 10, 14 ऐसे अनेक ऑल इंडिया रैंकिंग्स फिटजी के स्टूडेंट्स ने प्राप्त की है और उन सबको कहीं ना कहीं गाइडेंस देने में अतिल अरोड़ा जी का बहुत बड़ा योगदान है। आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं फिटजी के बारे में, उसकी कार्यप्रणाली के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। प्रतीक सर, जो फिटजी है ये सन 1992 में शुरुआत हुई थी और हमारे चेयरमैन सर मिस्टर दिनेश कुमार गोयल सर जो आईआईटी दिल्ली से पास हुए थे 1986 में, तो उनके विज़न से उन्होंने केवल 5 बच्चों से इस कोचिंग को शुरू किया था 1992 में, जो कि आज की डेट में 30 साल पूरे हो गए हैं। और आज की डेट में फिटजी में कम से कम 50,000 बच्चे पढ़ते हैं। और फिटजी से कितने सेंटर हैं फिटजी के पूरे देश में? सर, फिटजी के सेंटर देश में ही नहीं विदेशों में भी हैं। देश में करीब 50 सेंटर से 50 से ज़्यादा शहरों में हमें, और कई सारे एक शहर में 2-2 मल्टीपल सेंटर भी हैं ताकि बच्चों को आने जाने में आसानी हो। और विदेश में कहाँ? विदेश में कतर, बहरीन, हमारे जो सेंटर दुबई वगैरह में सेंटर है। तो इन 50-52 जो भी सेंटर्स हैं इसमें पूरे देश भर में 50,000 बच्चे पढ़ते हैं। 50,000 से ज़्यादा बच्चे। कैसे आप इस फिटजी में एडमिशन लेने के लिए, कोई एडमिशन टेस्ट होता है, कोई प्रक्रिया होती है या कोई स्कॉलरशिप टेस्ट होता है? किस तरह से आप एडमिशन देते हैं? सर, फिटजी में पहली बार जो भी बच्चे आते हैं, फिटजी जो है क्लास 6ठी से लेके 12वीं तक और 12वीं पास के बच्चों को गाइड करती है। जो बच्चा 6ठी, 7वीं, 8वीं जो जूनियर्स को फाउंडेशन प्रोग्राम हम लोग कहते हैं, तो चाहे ये बच्चा एडमिशन लेने आए, चाहे हमारे पास सीनियर क्लासेस 11वीं, 12वीं और जेई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए आए, सभी का एग्ज़ाम एक एडमिशन टेस्ट कम स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू ही होता है। हम बच्चे को जज करते हैं उसके एग्जामिनेशन या टेम्परामेंट के बेसिस पे, और फिर हम उसको फिटजी की फीस पे स्कॉलरशिप भी उसको मिलती है। और यदि बच्चा, इवन कई सारे बच्चे जिनको स्कॉलरशिप नहीं भी मिलती है, वो बच्चे भी फिटजी ज्वाइन करके मतलब ऐसा नहीं है कि जो भी आया उसको एडमिशन दे दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, वो देना भी नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि जब तक आप बच्चे को जज नहीं कर रहे हैं बच्चा किस लेवल का है, हमें क्या है बच्चा जेई के लिए है कि नहीं, क्योंकि स्ट्रीम तो कई सारी है। जेई का मतलब हो गया इंजीनियरिंग करना। बच्चा हमारे पास 6ठी क्लास से लेकर 9वीं 10वीं तक के लिए भी आ रहा है, तो 6ठी 7वीं 8वीं के तो हर बच्चे को, 9वीं 10वीं के बच्चे को फिटजी में पढ़ना चाहिए। लेकिन जैसे 10वीं के बाद की बात आती है, 11वीं 12वीं में, तो उसको स्ट्रीम चूज़ करनी होती है। तो बच्चे को कई बार 6ठी क्लास का बच्चा यदि इसको सही तरीके से नहीं पढ़ाया जाए तो मैथ्स और साइंस में इंटरेस्ट लूज़ कर देता है। तो जो बच्चा यदि इंटरेस्ट किधर है ये चेक करने के लिए हम टेस्टिंग करते हैं। और टेस्टिंग में केवल सब्जेक्ट नॉलेज नहीं चेक करते, हम लोग मेंटल एबिलिटी भी चेक करते हैं कि बच्चे का मेंटल एबिलिटी किस लेवल पे है, क्योंकि हमारी स्टडीज़ में उसका भी बहुत बड़ा योगदान। तो मतलब क्रीम बच्चे छांटते हैं? नहीं सर, क्रीम नहीं कहेंगे उसको एक तरह से, मतलब क्रीम बच्चे की स्टेटस क्या, हम उसको जब पता जानकारी ले लें तो कोई लोअर ऑर्डर का बच्चा वो भी ज्वाइन करके, तो हमें उस पर कितनी मेहनत करनी है, कितनी मेहनत करनी वो हमें जानते हैं। हमारे पास बच्चा जब भी ज्वाइन करता है उसके 10-20 पेज का हम फॉर्म भरवाते हैं ताकि हमें उससे पता चलता है कि हम उसके बारे में क्या पता चला एग्ज़ाम के थ्रू, तो हमारे टीचर्स को हम वो बताते हैं ताकि टीचर्स उन बच्चों के ऊपर वर्क करके उनको जिस लेवल पे भी हैं उसको वहाँ से वो ऊपर उठा सकें। तो पूरे वर्ष भर की अगर मैं बात करूँ, साल भर की अगर मैं बात करूँ, तो आप किस तरह के टेस्ट पूरे साल भर करते रहते हैं? किस तरह की आप प्रक्रिया आपकी चलती रहती है? सर, साल भर जैसे बताएं तो फिटजी का जो मेंस जो टेस्ट है, हम लोग कई तरह से काम करते हैं बच्चों को रिवॉर्ड देने के लिए। एक एग्ज़ाम मध्य प्रदेश टैलेंट रिकॉग्निशन हम कराते हैं सितंबर-अक्टूबर में। एक एग्ज़ाम हम कराते हैं फिटजी टैलेंट रिवॉर्ड एग्ज़ाम दिसंबर में।
एक एग्ज़ाम हम फरवरी में कराते हैं। ये सब जो एग्ज़ाम मैं बताऊँ सब नेशनल लेवल पे होते हैं। और फिटजी टैलेंट रिवॉर्ड एग्ज़ाम का एग्ज़ाम करते हैं सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको कहते हैं फॉर्चुनेट 40, जिसमें गरीब तबके के बच्चे जिनकी जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं उन बच्चों को हम फ्री क्लासेस भी पढ़ाते हैं। तो वो एग्ज़ाम इवन हर एग्ज़ाम के थ्रू बच्चा हमारे यहाँ फ्री या स्कॉलरशिप लेके पढ़ सकता है, लेकिन वो एग्ज़ाम स्पेशली उस एग्ज़ाम की फीस भी फ्री होती है उन बच्चों के लिए जिनकी इनकम करके सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप निभा रहे हैं। बिल्कुल। और उसके अलावा जैसे ही बच्चों का एग्ज़ाम पास आता है फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन सब में कई सारे एडमिशन टेस्ट होते हैं, जिसके थ्रू बच्चा एग्ज़ाम एफिटजी में एडमिशन ले करके अपने आगे स्कूल की तैयारी और कई सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, IIT, JEE, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ओलंपियाड्स, NTSC, स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम, इन सब की तैयारी वो फिटजी के साथ कर सकता है बहुत आसानी से। तो जो भी आपका एडमिशन टेस्ट होने जा रहा है 22 तारीख को और 29 तारीख को, जो एडमिशन टेस्ट कम स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, बिल्कुल। इसके बारे में बताएं, ये कैसे होगा, किस तरह के सवाल जवाब होंगे इस तरह के, और इसमें कितने रुपए तक की स्कॉलरशिप आप ऑफर करते हैं? सर जो 22 मई और 29 मई को एग्ज़ाम हो रहा है, ये क्लास छठी से लेके 12वीं तक के हर क्लास के बच्चों को एग्ज़ाम दे सकता है, 22 को भी और 29 को। लेकिन 29 वाला एग्ज़ाम एक स्पेशल एग्ज़ाम है जिसको हमने नाम दिया क्यूरेट। क्यूरेट का मतलब होता है कि जैसे डायमंड, यदि रफ डायमंड यदि हम बात करें तो रफ डायमंड की वैल्यू बहुत कम होती है, उसको घिसना पड़ता है। तो हमारे चेयरमैन सर, ये हमारा मानना है कि जितने भी बच्चे यदि 9वीं 10वीं में पढ़ रहे हैं वो सब अभी रफ डायमंड है। उनको क्या कहते हैं, सही जो आप जोहरी जो होता है वो कैसे पहचाने का, इसको कितना घिसा जाए और वो एक अच्छा डायमंड चमकने वाला 2 साल के बाद बन सके, तो वो हमारा एग्ज़ाम का नाम है क्यूरेट एग्ज़ाम, जो कि 29 तारीख को हो रहा है। जो 10वीं क्लास का बच्चा देगा, जो 11वीं और 12वीं फिटजी के साथ पढ़ के 2024 में IIT की एग्ज़ाम दे सकता है। तो हम उसको किस तरह से घिसेंगे, ये 2 साल तक हमारा प्रोसीजर पढ़ाने का चलता और ये है। कहते हैं कि बूट और रंगरूट जितना रगड़ा जाता है उतना चमकता है। बिल्कुल, मतलब जब तक आपकी कुल्हाड़ी शार्प नहीं, आप पेड़ काट नहीं सकते। तो आप यदि एग्ज़ाम को यदि पेड़ की तरह सोचें, और यदि हम अपनी कुल्हाड़ी की बात करें, दिमाग की बात करें, तो दिमाग जितना हम तेज कर सकता है बच्चा, वो बहुत ज़रूरी है। तो इस एग्ज़ाम के थ्रू बच्चा यदि जो प्रोग्राम है उसमें बच्चे को 1-1 लाख तक की भी स्कॉलरशिप मिल सकती है, फीस में 1.5 लाख की भी स्कॉलरशिप मिल सकती है उसके परफॉर्मेंस पे, क्योंकि एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है जिसमें दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जितने भी फिटजी के सेंटर हैं उन सारे सेंटर्स पे हर शहर का बच्चा एग्ज़ाम देने आएगा। मुझे याद है, मेरा भांजा भी आपके यहाँ पढ़ा था और उसने ऑल इंडिया रैंक में उसको 10वीं रैंक आई थी। कुछ आपने स्कॉलरशिप भी उसको एक बड़ी राशि दी थी। बिल्कुल, वो प्रांजल खरे, मैं नाम बताऊं, मुझे ध्यान है आज भी, वो 2013 की बात है जब प्रांजल की रैंक 10 आई थी, और उस वक्त उसका दोस्त आनंद, उसकी रैंक 3 आई थी, यथांश कथुरिया जिसकी रैंक 24 आई थी। तो ये सारे बच्चे जो है आज की डेट में अपनी अपनी लाइफ बहुत सक्सेस है, लेकिन उस सक्सेस के लिए, पढ़ाई करने के लिए जो मोटिवेशन, तो वहाँ जब उन्होंने रैंक अचीव करी तो एज अ रिवॉर्ड फिटजी के सिस्टम में, पॉलिसी में है कि यदि कोई बच्चा ये पर्टिकुलर रैंक लाता है तो फिटजी उसको उसकी पढ़ाई में सपोर्ट करने के लिए कैश प्राइजेस देता है, जो कि अभी ये इवेंट हम कल भी करने वाले हैं। कुछ बच्चे जो IIT से, वो एग्जैक्ट फिगर तो मुझे याद नहीं, लेकिन आपने कुछ उसको बड़ा प्राइस दिया उसको था। 1 लाख रुपए का कैश प्राइस मिला था प्रांजल को और आनंद दोनों को। तो इस तरह से अगर आप बच्चा फिटजी में पढ़ते हुए अच्छी रैंक लाता है तो फ्यूचर की पढ़ाई के लिए फिटजी वाले काफ़ी सारा पैसा देते हैं, यानी विद्या के साथ साथ माल भी देते हैं। आप क्या मतलब इसको ऐसा कह सकते हैं, बच्चे ने खुद अर्न किया है। अब जो बच्चा जैसी मेहनत करे, चाहे वो गरीब घर का हो चाहे वो अमीर घर का हो, लेकिन यदि वो पढ़ाई में अच्छा है तो हम उसकी सपोर्ट करते हैं। और जो बच्चा गरीब है, इवन उसको पढ़ने के लिए हम सपोर्ट करते हैं जिस तरह से भी पॉसिबल हो सकता है, थ्रू हमारे एडमिशन टेस्ट हम स्कॉलरशिप दे करके। अभी जून में JEE मेंस के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। हाँ, ये पहले होने वाले थे लेकिन स्थगित हो गए। हाँ, अप्रैल में होने वाले, अप्रैल में होने वाले थे। अब बच्चों की पूरी तैयारी है, माइंड सेट है कि भाई अब मेरे को तो अप्रैल में एग्ज़ाम देना, और एन वक्त पे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है। हाँ। तो वो जो उसका खाली समय है उसमें एक स्ट्रेस भी आता है और वो ड्रेल भी हो सकता है, अपनी दिशा भी भटक सकता है। ऐसे बच्चों के लिए क्या आप सही सलाह देते हैं? सर मैं इसमें बताऊँ, आपने जो ये बात उठाई बहुत अच्छी कि ये बच्चे एग्ज़ाम पिछले 2 साल से ऐसा होता आ रहा है, कोई भी एग्ज़ाम की डेट फिक्स नहीं है ड्यू टू द कोविड। आप देख सकते हैं इतना सबने ट्रबल फेस किया लास्ट 2 ईयर्स में। पिछले दोनों साल तो एग्ज़ाम 6-6 महीने तक डिले हुए, और इस साल जो अप्रैल से क्या कहते हैं जून में एग्ज़ाम किया, तो अप्रैल भी 14 दिन पहले नोटिफिकेशन आया। तो थोड़ा सा कहीं पे मैं कहूँगा कि गैप पहले थोड़ा बताना चाहिए था बच्चों को, लेकिन 14 दिन पहले बताया तो बच्चे थोड़े से ट्रबल में आ गए कि करेंगे, हमारी तैयारी होगी, अब क्या करना है।
तो हमने उन और वो बच्चों टेम्पो बनाए रखना, टेम्पो, अब वो 3 महीने तक उनको टेम्पो बनाए रखना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। अब उनके बोर्ड एग्जाम भी हैं, तो बच्चा जेई का एग्जाम दे के बोर्ड के लिए फ्री होना चाह रहा था कि अप्रैल में हो जाता, तो 27 अप्रैल से बोर्ड के एग्जाम थे, बच्चा आराम से देता। अब बच्चे के अंदर कि अभी बोर्ड एग्जाम, आज जैसे बोर्ड की फिजिक्स की एग्जाम हुई है, 10 यदि मैं बोलूँ तो आज वो 20 मई को फिजिक्स की एक बोर्ड एग्जाम हुई है। अब बच्चों को 20 जून को देना है जेई मेन का एग्जाम। तो अभी से 1 महीने में या जो पिछले 2 महीने बच्चों को अपने आप को कई सारे टेस्ट पेपर्स दे के तैयारी करनी वो चाहिए। स्ट्रेस कैसे कम करे बच्चा? स्ट्रेस देके सर योगा करना चाहिए, लाइट म्यूजिक सुनना चाहिए, अपने मन की पसंद का कोई गेम जो घर पे खेलते हैं, यदि मैं कहूँ फुटबॉल ये सभी खेलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संभल के खेलें। थक तो जाओगे आप। थक जाएंगे, और पैर वगैरह बाई चांस मतलब एक्सीडेंट सर बहुत नॉर्मल चीज़ है। इस तरह खेल में आप कई समय से नहीं खेल रहे, अचानक खेलने गए तो लोगों का Hamstring वगैरह का problem या हो तो रहा है। मैं बताऊँ हमारे यहाँ 2-3 बच्चों का सर हो चुका है। तो दैट्स वाई जो बच्चे यदि खेले हैं, जितने सालों से मैंने देखा है, तो लास्ट मोमेंट में बच्चे रिलैक्स करने के लिए खेलने चले गए। तो मैं कहूँगा आउटडोर नहीं, इंडोर रह के खेलें यदि जितना पॉसिबल हो सके। गर्मी इतनी पड़ रही है तो बाहर निकलना थोड़ा सा और बचे। योग करें, अपने ध्यान करें। ध्यान, योगा, मेडिटेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन के लिए, क्योंकि उनको एग्जाम 3 घंटे देना है। तो उनको अपना, और भी टाइम भी सेट है कि 9 से 12 का एग्जाम है, फिर 3 से 6 का। तो अपने डेली रूटीन में भी इस टाइम पे अपनी बॉडी साइकिल को, या बायोलॉजिकल साइकिल जिसको हम कह सकते हैं, उनको सही रखना चाहिए। तो एग्जाम की तैयारी करते समय इस दोनों टाइमों में 9 से 12 और 3 से 6 या 2 से 5 इसी टाइम पे घर पे प्रैक्टिस करें, तो जिससे उनके जो बॉडी की एनर्जी है पूरी एक जैसी रहेगी जब वो एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो आदत पड़ी रहेगी कि 9 से 12, इवन मैं यदि सही बोलूँ तो उनको उस 9 to 12 और 2 to 5 में टॉयलेट भी नहीं जाना चाहिए, जस्ट टू बी, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप बाहर निकल रहे हैं तो 5 मिनट आना जाना, कहाँ है टॉयलेट खोजेंगे, इट विल। तो यू हैव टू बी वेरी मच कंट्रोल योर सेल्फ, योर बॉडी साइकिल, कि वो 9 से 12 और आपको ऐसी आदत डाल लेना चाहिए कि 9 से 12 में आपको टॉयलेट की जरूरत ही ना पड़े, आपको या 2 से पानी 5 जैसे पीना है तो आपको मतलब पानी पी के बैठे 9 बजे के पहले, ताकि 9 से 12 पूरा कंसंट्रेशन कहाँ कर सकें, पेपर में। इवन अच्छा सर, ये जो परीक्षा के दौरान समय है, अब परीक्षा आने वाली है, इस परीक्षा के दौरान स्टूडेंट्स को अपने समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए? मतलब कई सारे मतलब जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं, क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, उनको पूरा लगाना चाहिए। अपने टीचर से बात करनी चाहिए, जो वीक एरिया है टीचर के पास जाके मिलना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप ये सोचिए कि नहीं, मैं आजकल क्या 2 साल से बच्चों का ऑनलाइन चल रहा है, तो ये नहीं आया तो यूट्यूब से देख लिया, वो कर लिया, उससे लर्निंग बहुत कम आती है। बच्चों को फिजिकली टीचर के पास जाना चाहिए, चाहे वो आप 4 दिन में 1 बार जा रहे हैं, चाहे हफ्ते में 2 बार जा रहे हैं, बट आपको जाके मिलना बहुत ज़रूरी है। आपसे कौन से क्वेश्चन नहीं बने थे, आप हल्का सा भी डिस्कस करेंगे तो आपका टीचर आपको ज़्यादा गाइड करेगा। मनोबल भी टीचर बढ़ाते हैं। मनोबल बढ़ाने के लिए आपको मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप क्या है कि अपने आप घर पे यदि बैठे बैठे कर रहे हैं, क्लास एग्जाम हो गया, खाली बैठे, तो अब आप कर क्या रहे, पेपर कर रहे हैं, लेकिन गलतियाँ आप नहीं पता कर पा रहे। कहते हैं ना कि हनुमान जी में तो बहुत शक्ति थी, लेकिन उनके जो जामवंत, उनके जो गुरु थे, उन्होंने ही तो शक्ति का भान दिलाया, शक्ति याद दिलाई। बिल्कुल। तो वो जो टीचर होता है वो जामवंत की तरह होता है। उसके आपके जो फिटजी में पढ़ने वाले हनुमान हैं, इनको अतिल अरोरा जी जामवंत की भूमिका निभाते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं। आप कैसे, बिल्कुल सर, ये मतलब बच्चों का जो मनोबल बढ़ाने का काम है, और यदि उसको सही तरीके से बच्चे ने फॉलो कर लिया सर, मैं बता रहा हूँ आज तक मैंने किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं देखा जिसकी सक्सेस नहीं आई हो, जिसने अपने टीचर्स या गुरु की बात सही तरीके से मानी है, माँ बाप की जो रिस्पेक्ट करता है, वो बच्चा हमेशा अच्छा करता है और हमेशा सक्सेस पाता है। जो हमारा सनातन धर्म भी कहता है कि बच्चे को अपने माता पिता और गुरु की रिस्पेक्ट और उनकी बात को मानना चाहिए। आप जो वो कह रहे हैं कम से कम उतना करें, उससे ज़्यादा आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आप उससे कम यदि कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी परफॉर्मेंस को ही अफेक्ट करेंगे। अब ये जो एकेडमिक प्रिपरेशन कराना है बच्चों को, इसके लिए मैं पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? किस तरह से एक पेरेंट्स को अपने बच्चों को एकेडमिक प्रिपरेशन कराना चाहिए और कब से अलर्ट हो जाना चाहिए? सर, बच्चों को, पेरेंट्स को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, और यदि इंटरेस्ट नहीं पता चल सर, रहा, बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ने में नहीं हो तो क्या करें? हाँ, उसको पढ़ाना पड़ेगा ना। बिल्कुल 100%। तो उसको इंटरेस्ट जैसे पता, मतलब इंटरेस्ट मतलब मेरा कहना है पढ़ाई में किस तरफ का। यदि पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो उसके लिए ज़रूर उस बच्चे को अच्छे टीचर की बहुत ज़रूरत है। तो उसके लिए वो आप स्कूल में बात कर सकते हैं, यदि किसी कोचिंग या फिटजी में वो आ सकते हैं, ताकि बच्चे जब देखेगा दूसरे बच्चों का, कई बार होता है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो यदि बच्चा दूसरे बच्चे को पढ़ते हुए देखता है तो वो बच्चा भी समझता है नहीं यार मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो उसके
अंदर वो इंटरेस्ट आता है। और इवन कोई चीज़ एक्सप्लेन करने वाली बात होती है तो कोई टीचर किसी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है और बच्चे को मज़ा नहीं आ रहा, तो द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑफ अ टीचर ऑल्सो मैटर्स। वही मैंने आपसे शुरू में भी कहा था कि कई बार बच्चा इंटरेस्ट लूज कर सकता है, तो इंटरेस्ट लूज नहीं करे उसके लिए जो टीचर का वे ऑफ टीचिंग है इंटरेक्टिव होना चाहिए, जिसके लिए बैच साइज बहुत कम होना, यदि छोटा रखा जाए तभी टीचर इंटरेक्ट करता है। आप देखेंगे दुनिया में लोग 100-100 200 बच्चों का बैच पढ़ाते हैं, लेकिन फिजी है जहाँ पे हम स्मॉल बैच साइज मतलब 25 से 30 बच्चों को ही क्लास में पढ़ाते हैं। हमारा एक टीचर क्लास में 30 बच्चों को ही, आप कभी हमारा सेंटर विजिट करेंगे तो हमारा रूम साइज ही मैक्सिमम 40 से ज़्यादा की कैपेसिटी का ही नहीं है, और हमारे बैच जो बनते हैं वो 25 से 30 बच्चों के बैच को हम, ताकि आप एक एक बच्चे से आई कांटेक्ट कर सकें और उसको एक एक बच्चे पे निगाह रखकर उससे बात कर सकें। वो क्या लिख रहा है पता तो चले मुझे। यदि 100 बच्चों का बैच है तो मतलब 10 बच्चों की कॉपी देखते देखते मेरा क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन यदि 30 बच्चे क्लास में हैं तो हमें उन सबसे बात करके उनको प्रॉब्लम क्या, बच्चा खड़ा होकर पूछ भी सकता है। मेरा सवाल ये है कि पेरेंट्स को क्या गाइडेंस आप देंगे कि वो किस तरह से अपने बच्चे की तैयारी करवाएं और किस एज में वो आके अलर्ट हो जाए। जैसे आप कह रहे हैं 6 से बच्चे पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, आप ये पढ़ाई की तरफ उन्मुख हो जाए, बढ़ जाए। बिल्कुल सर, देखिए इसमें क्या होता है, जो पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए बच्चे को जितनी जल्दी अर्ली स्टार्ट दे, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे टाइम गैप निकलता जाता है तो बच्चे का एक शेड्यूल बनाए। चाहे जैसे 6ठी क्लास का बच्चा है तो वो दिन में कम से कम 1 घंटा पढ़े, 1.5 घंटा पढ़े। 7वीं क्लास का बच्चा है तो अलग से वो 2 घंटे पढ़े। तो हर बच्चे का जो टाइम का शेड्यूल है उसको पढ़ाई के टाइम को उसको वेस्ट नहीं करे, उसको पढ़ाई का एक फिक्स टाइम दें पढ़ने के लिए, बेटा आपको ये पढ़ना है, उससे ज़्यादा पढ़े अच्छी बात है। लेकिन ऐसा क्या होता है, छोटे बच्चों कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि चलो नहीं पढ़ रहा चलेगा, तो पेरेंट्स को एक फिक्स टाइम, और पेरेंट्स छोटे बच्चे जब होते हैं तो पेरेंट्स को उसके साथ ही बैठना चाहिए। 6ठी 7वीं 8वीं तक के बच्चों के साथ तो पेरेंट्स को कोशिश करनी चाहिए, माता पिता को, कि वो बैठें, तभी वो चीज़ बच्चा अच्छे से सीख सकता है। और बच्चे को उसके लिए उनको फिजी आकर के वो फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं कि बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या सीख रहा है, क्या उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उनके टीचर से मिलकर डिस्कस भी करना चाहिए। लेकिन दिन में एक पर्टिकुलर टाइम देना चाहिए ताकि बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर सके। अनिल अरोड़ा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ज़्यादातर कोचिंग क्लासेस बच्चे को रट्टू तोता बना देती है। फिजी क्या बच्चे को जिज्ञासु बनाती है, उत्सुक बनाती है कि वो अपनी जिज्ञासाओं को पूछ सके, अपनी क्वेरीज को पूछ सके और वो ये जाने कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है और इसका कारण क्या है? बिल्कुल सर, फिजी में यही डिफरेंस है। हम बच्चों को डेवलप ऐसा करते हैं कि बच्चा खुद से क्वेश्चन पूछे, क्योंकि हम यदि रटा देंगे, यदि कोई बच्चा रटने वाली बात हो तो, क्योंकि जो जेई का एग्ज़ाम है वो रटने से नहीं होता, रटने इसमें बच्चे को कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ता है। तो बच्चे के अंदर ये आना चाहिए, ये ऑब्जर्वेशन भी आना चाहिए कि जो क्वेश्चन है उसको विजुलाइज कर सके बच्चा, फिर उस विजुलाइजेशन से पूछे कि नहीं सर ये चीज़ मुझे दिख रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जो आपने वर्ड यूज़ किया जिज्ञासु, तो जब हमारे यहाँ टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है, यार नहीं इस चीज़ को मुझे और थोड़ा खोजना चाहिए। हम बच्चे को कुछ चीज़ें अनआंसर्ड भी देते हैं ताकि आप घर जाके करके लेके आओ। तो हमने जो तरीका, हमने अपना तरीका बता दिया, लेकिन बच्चा जब घर पे कोशिश करता है हमारे बिना बताए तो वो नए तरीके की भी कोशिश कर पाता है। तो फिर बच्चा अगले दिन आता है, फिर हम अपना तरीका ही बताते हैं, देखो आपने बेटा ऐसे किया, ये तरीका भी, ऐसा क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। क्या फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है? दूसरों की तुलना में फिजी कितना इकोनॉमिक है? सर यदि फिजी की बात करें तो इकोनॉमिक मतलब यदि आप कंपेयर करना चाहेंगे फ़ीस को तो वो तो क्या, हर क्लास की फ़ीस अलग अलग होती है। लेकिन यदि किसी कोर्स की फ़ीस यदि हमारे यहाँ 30,000 सालाना से शुरू होकर के 2.5 लाख रुपए 2 साल तक की भी चलती है फ़ीस। डिपेंड करता है कि बच्चा उस टेस्ट में परफॉर्म करके ये फ़ीस अपनी रिड्यूस कितनी कर पाता है। तो बच्चे जो, अच्छा, बच्चा जितने नंबर लाएगा टेस्ट में उतनी उसकी फीस कम हो जाएगी। नंबर लाओ, फीस कम कराओ, बिल्कुल ये फार्मूला है। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद अतिल अरोड़ा जी आपका। हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, खासकर उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे जेई मेंस की एग्ज़ाम हाल ही में देने वाले हैं, या उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे अब जेई मेंस की तैयारी करेंगे। तो फिजी किस तरह से उनके लिए सहायक साबित होता है, ये अतिल अरोड़ा साहब ने बताया। बच्चे को रट्टू तोता मत बनाइए, जिज्ञासु बनाइए, बच्चे को पर ध्यान दीजिए, लेकिन उस पर प्रेशर मत डालिए। उसकी मनपसंद की चीज़ उससे कोर्स उससे करवाइए, उसका इंटरेस्ट किस तरफ है इस तरफ ध्यान दीजिए। बच्चा कुछ भी करे, कोई सा भी कोर्स करे, वो अच्छा ही करेगा। हर बच्चे में संभावनाएं होती हैं, हर बच्चे में आशाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं, भविष्य होता है। अपना प्रेशर मत डालिए। अपने सपने पूरे करने के लिए बच्चों को जो है वो प्रेशर कुकर का हिस्सा मत बनाइए, वरना बच्चा किसी दिन आत्महत्या कर लेगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे। तो बच्चे को खुशी खुशी पढ़ने के लिए प्रेरित करिए, उत्साह का संचार करिए,
तभी आप अच्छे पेरेंट्स साबित हो पाएंगे। देखते रहिए DGNA न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार। नमस्कार।